हरीश रावत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी संजीवनी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रावत सरकार 10 मई को बहुमत साबित करे। इसे हरीश रावत की पहली जीत के दौर पर देखा जा रहा है। अंकगणित फिलहाल उनके साथ नजर आ रहा है, लेकिन उत्तराखंड की सियासी पिक्चर इतनी सीधी भी नहीं है। 9 बागी विधायकों के निलंबन मामले की कल उत्तराखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है और अगर कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को रद्द कर दिया तो वो भी वोट डाल सकेंगे। ऐसे में रावत सरकार मुश्किल में आ जाएगी। बीएसपी भी किंग मेकर की भूमिका में है। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की सियासत का भूचाल 10 मई को थम जाएगा या पेच और फंस जाएगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े आज बीजेपी की प्रवक्ता जफर इस्लाम, कांग्रेस की प्रवक्ता किशोर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह। स्वागत है आप सबका। जफर इस्लाम जी, एक बात तो साफ हो गई कि इस फैसले के साथ जो केंद्र सरकार का राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला था और फ्लोर टेस्ट नहीं होने देने का फैसला था, उस पर सवालिया निशान लग गया है। नहीं, कोई सवालिया निशान नहीं लगा। देखिए, जब अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ फ्लोर पे उस वक्त असेंबली, तो उस वक्त सही डिसीजन सरकार ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था और जो प्रेसिडेंट ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा क्या वो फ्लोर टेस्ट करा सकती है, सरकार कभी इसके खिलाफ थी नहीं कि फ्लोर टेस्ट नहीं हो। लेकिन वहां पर जब पूरी मशीनरी फेल हो गई तो उस वक्त इम्पोज करना प्रेसिडेंट रूल बिल्कुल अनिवार्य था। तो ऐसा कहना सही नहीं होगा कि इस पे चुनाव चिन्ह खड़ा हो गया है। कोई ऐसी बात नहीं है। और आज मुझे लगता है, आज भी मुझे ऐसा लगता है, देखिए उनकी सरकार उसी दिन गिर गई थी, 18 मार्च को ही गिर जानी चाहिए थे। लेकिन ये रावत जी इंस्टेड ऑफ रिजाइनिंग वो कंटिन्यू करना चाहते थे। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मुझे ऐसा लगता है कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें उनकी शिकस्त बिल्कुल सर्टेन है। किशोर उपाध्याय जी, अब पूरा दाव लगा हुआ है इस बात पर कि क्या 9 बागी विधायक वोट डालेंगे या नहीं। जी, वो तो पहले तो मैं सभी जो आपके पैनलिस्ट हैं और आपको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जी। और 9 जो बागी न कहिए, उनको जयचंद कहिए। बागी तो वो होते हैं जो समाज के हित के लिए कुछ सरकारों से टकराते हैं। ये तो अपने स्वार्थ के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक महापाप महाकलंक उत्तराखंड पर दल बदल का लगाया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कानून और सख्त किया था, उस कानून की हत्या की है, ये इनको आप जयचंद कह सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय साफ साफ जाहिर कर ली है। अरे भाई, आपकी सरकार, आपके जो डबल बीच में मैंने जब आप कह रहे थे मैंने आपको मैंने जफर इस्लाम जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। ये तोहमत लगाना बीजेपी पे, ये भाई आपके पार्टी के लोग किस पे लगाएंगे? मुझे एक चीज बताए कैलाश, मुझे जवाब मिलेगा, जवाब देने का मौका मिलेगा आपको। जफर इस्लाम जी 1 मिनट, जफर इस्लाम जी 1 मिनट। आपको क्या कर रहे थे? मानिए आपकी लीडर। देखिए, गलतियों को मानने का अगर हम लिस्ट निकालें तो फिर बहुत लंबा लिस्ट होगा। कोई पार्टी अपनी कोई गलती नहीं मानती। जफर इस्लाम जी, उनको मौका दीजिए आप बात पूरी करने का, फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्ड कीजिए। जफर इस्लाम जी प्लीज, किशोर उपाध्याय प्लीज कंटिन्यू। जफर इस्लाम जी प्लीज उनको पूरी बात करने दीजिए। नेता ही कह रहे हैं जिन्हें आप बागी का नाम देते हैं। जफर इस्लाम जी, आप क्या लेट हिम कंटिन्यू, फिर आप अपनी बात रखें, उसके बाद आप बात पूरी कीजिए किशोर जी। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। उनके बारे में माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी ने और दूसरे जो जज साहिबान है अपनी राय जाहिर कर दी है। किशोर जी, आपके पास नंबर है? मामला बिल्कुल हमारे पास 18 तारीख को भी नंबर थे, हमारे पास 28 तारीख को भी थी, 31 तारीख को भी थे और आज भी हमारे पास नंबर है। अगर नंबर थे तो डिवीजन वोट क्यों नहीं करवाया था? 18 तारीख को नरेंद्र मोदी नहीं, क्या आप थे क्या वहाँ विधानसभा में? आप अगर वहाँ विधानसभा तो डिवीजन वोट कराते। सुनिए, बीच में बोलने की आदत छोड़ो। नहीं, गलत बयानी से काम क्या गलत है? क्या गलत है? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।
लोकतंत्र की हत्या करते हो, लोकतंत्र के हत्यारे हो। जफर इस्लाम जी, एक इंटरेस्टिंग, आप कह रहे सही बात बोलिए तो टोकूंगा नहीं, यानी अगर कांग्रेस प्रवक्ता आपके साथ अग्री करेंगे तो आप नहीं टोकेंगे। एक मिनट, राम कृपाल जी और ऐश्वर्या भाटी जी, एक मिनट, आप लोगों को मैं छोटा सा ब्रेक देती हूँ, छोटा सा ब्रेक, आप थोड़ा सा पॉज कीजिए, आप पॉज कीजिए। आई विल नॉट स्टॉप हिम, बट नहीं क्या, बट उनको सच्चाई बोलने दीजिए। नहीं, आप आप कह रहे हैं कि अगर वो सही बात बोले जो आपको पसंद आए तो आप नहीं टोकेंगे, वरना आप टोकते रहेंगे। कम ऑन, ओके, एक मिनट, ऐश्वर्या भाटी जी, एक बात तो साफ हो गई। अब इसमें हम इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स में आएंगे कि एक तरफ सीबीआई का केस चल रहा है हरीश रावत के खिलाफ उस वीडियो के आधार पर, दूसरी तरफ अब ये 9 एमएलए जो है वो वोट करेंगे या नहीं, उससे पूरा मैथमेटिक्स बदल जाता है, वो अलग बातें हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई, उत्तराखंड के स्टेट में डेमोक्रेसी का जो पूरा प्रोसेस है वो अब सुप्रीम कोर्ट गवर्न कर रहा है। इस लिहाज से ये एक लैंडमार्क जुडिशियल मूवमेंट है। जी सही कह रहे हैं तमन्ना जी आप। आज तक जो भी देखा है हमने प्रेसिडेंशियल रूल पे कोर्ट्स डिटरमाइन कर दी। इवन रिसेंटली अरुणाचल में भी जजमेंट रिजर्व है, उस केस में अभी जजमेंट नहीं आया है। तो ये एक बड़ा नॉवल तरीका सुप्रीम कोर्ट का है कि देखिए पुराने जजमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट के इस एस्पेक्ट पे यही हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल को का एक लिमिटेड एस्पेक्ट ही कोर्ट में क्वेश्चन हो सकता है, और अल्टीमेटली जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होता है दैट इज सपोज टू बी द बाइंडिंग थिंग। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाय वे ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर किया है और अपने सुपरविजन में किया है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। अब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आपस में भले ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहे तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही है, बट कुडोज टू सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉवल तरीका निकाला है जिसमें इंटरिम ऑर्डर से दोनों ही पार्टीज को सेटिस्फाई करते हुए और शक्ति परीक्षण वहीं फ्लोर ऑफ द हाउस पे हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये नॉवल तरीका है और इट हैज नॉट हैपेंड सो फार। और राम कृपाल जी, ये एक ऐसा केस है जिसमें इतने बार पूरे ट्विस्ट आए हैं, अब एक और बदलाव आ सकता है कल, उसके बिना आपको लगता है कि एक बड़ी लाइफलाइन मिल गई है हरीश रावत को? तमन्ना जी, आपने जब शुरू में ही 2 बातें कही थी कि कल उन 9 विधायकों का फैसला होना है। देखिए, जो कुछ उत्तराखंड में हुआ है उसमें दोनों पार्टियां बेनकाब हुई हैं। एनडीए ने जल्दीबाजी करके अपने को मुसीबत में डाला है और रावत साहब इस मजबूरी में कि कैसे भी करके अपने घर में जो कुछ हो रहा है जिसको आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो पड़ोसी पर इल्जाम लगा दीजिए, उससे शायद कुछ हासिल हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। तो दरअसल देखिए दोनों पार्टियां वहां बेनकाब हुई हैं। और जहां तक अदालत की बात रही तो देखिए ये देश कानून से चलता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर या जो भी है अगर वो कानून से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं इसका फैसला तो हमेशा अदालत करेगी। आप देखिए कल परसों राज्यसभा में भी ये डिमांड की गई है कि अगस्ता केस में जो मामला हो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज खुद इस बात को लेकर के जा रही है कि हम लोग अब इस लायक नहीं रह गए कि हम मिल बैठ करके कोई सोल्यूशन निकालें, कृपया आप हस्तक्षेप कीजिए। अदालत अपने आप नहीं आ रही है, अदालत में लोग जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए दोनों पार्टियां दोषी हैं और ये कोर्ट का जो अहम फैसला आएगा वो 9 विधायकों के रोल को लेकर के है। अगर वो 9 विधायक वाकई ये माने गए कि वो वोटिंग राइट उनका है तो ये सरकार किसी तरह से बच नहीं सकती है, और अगर उनको वोटिंग राइट नहीं मिला तो फिर यह तय करना पड़ेगा कि 18 तारीख को जो हुआ था वो वाकई अगर ये थे कि नहीं थे, इनका अगर वोट उसमें काउंट होता है जो कि ये लोग कह रहे हैं कि हम नहीं थे। तो मेरा ये कहना है कि देखिए बहुत जल्दबाजी होगी अदालत के किसी निर्णय पर टिप्पणी करना नहीं, लेकिन सारा मामला कल मुझे आई होप कि कल तक इस पर कोई फैसला आएगा। 10 तारीख से पहले जरूर इस पर कोई न कोई फैसला आ जाएगा, सारा दारोमदार उस पर है। लेकिन जैसा तमन्ना जी आपने खुद कहा कि देखिए ये कपड़ा फट चुका है, उस पर कितनी चकत्ती आप लगा लें, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने देख लिया है दोनों पार्टियों को। एक वो स्ट्रिंग ऑपरेशन कह रहे हैं, हाँ सही था, मैं हूँ उसमें, वो बात है रामकृपाल जी, आपकी बात सही है। लेकिन ये जो एक परसेप्शन आई है
और मैं आपका व्यू जानना चाहती हूँ, फिर जफर इस्लाम जी रिस्पॉन्ड करें कि केंद्र की सरकार एक एक करके जो वल्नरेबल स्टेट है या जो कमजोर जहां पर पार्टी बन रही है कांग्रेस की, वो स्टेट्स को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमने अरुणाचल में एक एग्जाम्पल देखा, उसके बाद तमन्ना जी सही बात है, उसके बाद नहीं, मैं रामकृपाल जी की टिप्पणी चाह रही थी इस पर। अब मेरा सवाल आपको ठीक नहीं लगेगा तो आप सवाल भी नहीं पूछने देंगे जफर इस्लाम जी, बस उनकी टिप्पणी चाह रही थी मैं, जवाब दे दूं, इफ यू अलाउ मी। जी देखिए तमन्ना जी, ये सरकारें गिराने का काम आज से नहीं है, शुरू से रहे। लेकिन हम लोग चूंकि जो घटना होती है तो अतीत को वो थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है, इसलिए हम लोग याद नहीं करते। श्रीमती गांधी ने बिल्कुल रिकॉर्ड इंटरव्यू दिया था कि हम सत्ता में आए हैं, हम अपने विरोधी को जब भी मौका मिलेगा उसको हम मैं एक निवेदन करना चाहता था रामकृपाल जी से। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, मैं जितनी बार मैं रामकृपाल जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जब भी मौका मिलता है कमजोर होता है। मैं आती हूँ आपके पास जफर इस्लाम जी, लेकिन क्योंकि आपने किशोर उपाध्याय को ओपनिंग कमेंट करने नहीं दी तो उनको जो इंटरजेक्शन करना है वो मैं अलाउ करूंगी, फिर आपको पूरा टाइम। तमन्ना जी देखिए, नो आई गिव यू फुल टाइम, बस किशोर उपाध्याय की एक जो इंटरजेक्शन है वो सुन ले, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मैं दो निवेदन करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि रामकृपाल जी ने एक बात कही है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ 2004 से और 2014 तक जब यूपी की गवर्नमेंट थी कितनी सरकारें हमने गिराई हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको राजीव जी लाए थे और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको और पुख्ता किया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भावना थी एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की, क्या नरेंद्र मोदी जी उसकी हत्या नहीं कर रहे हैं, उस भावना का कत्ल नहीं कर रहे हैं? जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए आप गिरा करके। जी अब तमन्ना जी आप तो मुझे चांस दीजिए। अब आपका चांस है जी, बोलिए। बिल्कुल, देखिए मैं पहले तो रामकृपाल यादव जी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने कोई जल्दबाजी, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की है। नहीं हूँ, मेरा नाम रामकृपाल ही, सिर्फ कहिए बस। रामकृपाल जी मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, सॉरी मेरे माफी चाहता हूँ। रामकृपाल जी पत्रकारिता जगत के बड़े हस्ताक्षर रहे हैं, नवभारत टाइम्स के संपादक रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं की। अगर ये स्पीकर अलाउ करते उस दिन डिवीजन ऑफ वोट्स तो आज ये डिस्कशन होता ही नहीं, ना तो आप यहाँ बैठ रहे होते ना हम बैठते और इस बारे में मुद्दे पे बात करते। लेकिन इस पे पूरे मुद्दे पे प्रेस। जफर इस्लाम जी, आप 18 तारीख से शुरू कर रहे हैं जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पूरे कहानी में एक बहुत अहम मोड़ को आप तो कैलाश विजयवर्गीय जी वहाँ विधानसभा में क्या कर रहे थे? नहीं, आप एक पूरे अहम मोड़ को स्किप कर रहे हैं जहां पर जब फ्लोर टेस्ट तय की गई उसके 24 घंटे पहले राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला किया गया। उस पूरे स्टोरी के उस ट्विस्ट को आप बार बार क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि उसका बेसिस अभी तक उसका बेसिस अभी तक सरकार समझा नहीं पाई है और इसको उत्तराखंड हाईकोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है। नहीं, ये डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लिया था और मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 13 घंटे में डिसीजन लिया, किसी दबाव में लिया होगा। उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है पार्लियामेंट के बारे में और इसके सरकार चलाने के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी है और बहुत सीजन आदमी है। उन्होंने अगर फैसला लिया तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी को। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फैसला लेते हैं सरकार की सिफारिश पर। जफर इस्लाम जी, आपको भी ये पता है आज भी हम फ्लोर टेस्ट को वेलकम कर रहे हैं। हमने इसका विरोध नहीं किया। जब हमसे सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में पूछा तो हमने उसका विरोध नहीं किया। हमने बोला बिल्कुल आप फ्लोर टेस्ट कराइए, फ्लोर टेस्ट में। और हम आज भी कॉन्फिडेंट है, तब भी कॉन्फिडेंट है कि वहाँ की इस्लाम साहब, कांग्रेस की जो जफर इस्लाम जी जो है वो आप अगर सरकार गिर गई थी तो आप सीधे चुनाव में क्यों नहीं गए? बीजेपी ने इससे कोई आपने विधानसभा भंग क्यों नहीं की? सरकार टारगेट कर रहे हैं जहां भी कांग्रेस की वल्नरेबल सरकार है, ये बिल्कुल गलत है। अगर वो 2004 से उपाध्याय जी कह रहे 2004 से 2014 के बीच में कुछ
ऐसे ही सिक्योर हो रहे हैं। आप हॉर्स ट्रेडिंग में क्यों लग गए? आपने विधानसभा भंग क्यों नहीं की, चुनाव क्यों नहीं करवाए, ये बताओ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखिए पूरी कहानी में उत्तराखंड इतना इम्पोर्टेंट केस क्यों है, ये हम एक बार कॉन्टेक्स्ट रख दे छोटे से ब्रेक के पहले। इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक पूरा एग्जाम्पल है कि डेमोक्रेसी कैसे चलनी चाहिए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके अब इस सरकार को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये एक टेस्ट केस बन सकता है। ये एक टेस्ट केस इसका भी है कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई अब किस हद तक पहुंच गई है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा। 10 तारीख को 2 घंटे के लिए राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा उत्तराखंड में, ये हट जाएगा बस 11 से 1 बजे के बीच में दिन में, ताकि एक फ्लोर टेस्ट हो सके, शक्ति परीक्षण हो सके और ये पता चल सके कि क्या हरीश रावत की सरकार बने रहेगी उत्तराखंड में या नहीं। लेकिन इस एक फैसले के पीछे बहुत बड़ी कहानी निकल कर आ रही है। हम जुड़े हुए हैं इस खास चर्चा में। हमारे साथ हैं आज जफर इस्लाम, किशोर उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के, जफर इस्लाम बीजेपी के, ऐश्वर्या भाटी जानी मानी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और रामकृपाल सिंह सीनियर जर्नलिस्ट। ऐश्वर्या भाटी जी, इस पूरे केस में अब जो फैसला होना है उत्तराखंड हाईकोर्ट में कल, क्या अगर फैसला ये है कि 9 एमएलए वोट कर सकते हैं, बात वहीं खत्म होती है? क्योंकि फिर इसको भी चैलेंज कर सकते हैं हरीश रावत की सरकार या हरीश रावत खुद सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर से ये मामला अटकेगा। तमन्ना जी, जिस तरह की इस मैटर की हिस्ट्री रही है और जिस तरह का एक्साइटमेंट इस पूरे मामले में हमने देखा है, मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट का कोई भी फैसला आएगा तो कोई भी पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी। वो तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो ही फाइनल होएगा। आई थिंक इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा मार्जिन रखा है कि कल का वर्किंग डे है और मंडे का भी कोर्ट में वर्किंग डे है, तो ये इशू हो जाए। क्योंकि देखिए, इस पूरे मामले में सारी ये जो पॉलिटिकल आना ताना बना है, इसमें बहुत सारे और एंगल है। ये खाली प्रेसिडेंशियल रूल को एक एंगल आप अलग करके आइसोलेट करके नहीं दे सकते। ये पूरी कहानी है, इसका एक एक एपिसोड अगर आप उठा के देखेंगे तो पूरी कहानी नहीं बनेगी। जो अप्रोप्रिएशन बिल के साथ में असेंबली के फ्लोर पे हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर उस अप्रोप्रिएशन बिल को स्पीकर ने पास माना तो फिर क्या कारण था जो उन्होंने इन 9 एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया, उसका क्या बेसिस था? फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन का इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो हॉर्स ट्रेडिंग, अभी जो सारी बात हो रही थी कि क्या मोरालिटी है, ये अभी तक इंडिपेंडेंट इंडिया में कितनी बार ये प्रेसिडेंशियल रूल एक्सरसाइज हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में इस पे ये कहा था, प्रेसिडेंशियल रूल वाले आर्टिकल पे, कि ये हम डाल तो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि पर हमारी ऐसी अपेक्षा और आशा है जी कि ये एक डेड लेटर वर्ड की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में रहे और ज्यादा यूज नहीं हो। पर जो आंकड़े हैं वो बहुत कुछ उल्टा ही बताते हैं। 150 से ज्यादा के लगभग बार ये इंडिपेंडेंट इंडिया में यूज हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली इसके बॉटम पे बात ये है कि पॉलिटिकल मोरालिटी से हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। हालांकि वी आर अ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, पर जो पॉलिटिकल मोरालिटी है, द काइंड ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग दैट वी हैव सीन, नहीं बिल्कुल ये है और इसके बारे में आप बात करते हैं, हर जगह होती है और ये बिल्कुल एक डिसअपॉइंटिंग चीज है, एक रियलिटी है। रामकृपाल जी, इस बीच एक और जो एंगल निकल कर आया है, कल हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है क्योंकि सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया इसी स्टिंग ऑपरेशन के संदर्भ में, और वो ये कह रहे हैं, उनका दावा है कि फ्लोर टेस्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है या उनके पूरे इस केस को, इस फाइट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इन बयानों में कोई दम नहीं होता है। उन्हीं की पार्टी वो संसद में कह रही है कि आपकी जांच एजेंसियां काम क्यों नहीं करती हैं। एक चीज में उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हाँ, ये मेरी तस्वीर है, मैं उसमें हूं, और अब अगर उस पर कोई इंक्वायरी कर रही जांच एजेंसी तो कहते हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है। देखिए, अभी जो मुझसे पहले जो भाटी जी कह रही थी, मैं एकदम बिल्कुल सहमत हूं। 2 चीज तमन्ना जी आपने उसमें जोड़ना चाहता हूं। आपने कहा था कि जो गवर्नर ने कहा था, आदेश दिया था कि फ्लोर पे इसका टेस्ट होना चाहिए जी,
तो इसका मतलब था कि उस दिन से स्टेटस को होता, उसमें दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने यह किया कि उनके स्पीकर ने राजनीति काम किया, 9 विधायकों को सब्सिक्वेंटली उस आदेश के बाद निकाला, और उसके बाद बीजेपी ने क्या किया कि बीजेपी ने भी गैर लोकतांत्रिक तरीका अपना करके जल्दीबाजी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो कहीं न कहीं से देखिए, उस दिन के जो स्टेटस को की बात होनी चाहिए थी टिल द ये फ्लोर ऑफ द हाउस पर, उसके बीच में जो ये दोनों ने डेवलपमेंट किए, दोनों ने अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए और वहां की जनता देख रही है। तो आप अगर सारे घटनाक्रम अभी आप खुद दिखा रहे थे, उसमें देख लीजिए कि गवर्नर के आदेश के बाद उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। किशोर उपाध्याय जी, आप 9 विधायकों को निकाला। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आप जो टिप्पणी कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में जी, वो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तमन्ना जी, अगर पूरी मशीनरी स्टेट की तमन्ना जी, मैं 2 मिनट मेरे पास बचे हैं, 1 मिनट कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे, 1 मिनट बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे। किशोर उपाध्याय जी, मैं 1 मिनट भी नहीं, मैं 20 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। 2 चीजें हैं। एक तो 6 महीने 8 महीने के बाद उत्तराखंड में चुनाव होने थे। नरेंद्र मोदी जी की ये जो प्यास है कांग्रेस सरकारों के खून से बुझने वाली, क्या जरूरत थी सरकार गिराने की? चलो आपने सरकार गिरा दी, कोई बात नहीं है। अरे आप सीधे सीधे चुनाव के लिए चले जाते ना। आप बीजेपी गवर्नमेंट वहां क्यों इंस्टॉल करना चाहते हो? अभी भी कैलाश विजयवर्गीय जी देहरादून में बैठ करके हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्यों ऐसा कलंक उत्तराखंड पर लगा रहे हो? जफर इस्लाम जी, आपका मेरा निवेदन ये है। देखिए, स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा कि कौन हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा था। व्हाट इज स्टिंग ऑपरेशन? ये स्टिंग ऑपरेशन नरेंद्र मोदी जी का हुआ था, तो जरा उनसे प्रॉब्लम है कांग्रेस में, उनकी लीडरशिप से कोई खुश नहीं है। वो खुश छोड़ के जाना चाहते हैं, उनका हॉर्स इन ऑर्डर नहीं है, वो ब्लेम करते हैं बीजेपी को। मैं ऐश्वर्या जी की बात से सहमत हूं, जो उन्होंने कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट पे 18 मार्च को अगर उन्होंने वोट को डिवीजन ऑफ वोट्स को एक्सेप्ट नहीं किया स्पीकर ने, तो पहले तो वही क्वेश्चन मार्क है। अगर वो मानते हैं कि आपके पैड पर विधायकों ने लिख करके दिया कि हमने खिलाफ वोटिंग की है, क्या करेगा स्पीकर? कार्रवाई की ये पहले के पैड पर लिख करके दिया है 9 विधायकों ने। इसका जवाब दे दो, उसके बाद कोई सवाल ही नहीं उठेगा। क्या जवाब दे दो? उसके बाद 9 विधायकों ने लिखा है ना अजय भट्ट के पैड पे, उनको जवाब देने दीजिए। जब जी किशोर जी, अब स्टेट देखिए तमन्ना जी, 9 विधायकों ने अजय भट्ट जी जो इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो इनके वहां पर विधानमंडल दल के नेता हैं, उनके पैड पर 9 लोगों ने विधायकों ने लिख करके दिया कि हम सरकार के खिलाफ। अच्छा, वैसे इस बीच बस जो जिस स्टिंग ऑपरेशन की बार बार बात हो रही है और इसकी अब जांच हो रही है, तो हम बिल्कुल नहीं जानते हैं कि ये सच है, गलत है, ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन उसके ट्रांसक्रिप्ट हमने पढ़े और उसको जो सुना था उसमें एक जगह पर हरीश रावत है या नहीं पता नहीं, लेकिन उनके जैसे दिखने वाले इंसान बोलते हैं कि अरे पैसे है ही नहीं, वही तो दिक्कत है, वरना इस हद तक हम मामला जाने ही नहीं देते। तो शायद उस एक बयान में, और फिर मैं कह रही हूं मुझे पता नहीं वो बयान सच है या नहीं, उस एक बयान में शायद पूरी कहानी छुपी हुई है। इसी थॉट के साथ हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस खास कार्यक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।